हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग 11th के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो 11th के इंट्रोडक्शन के साथ में हमें सिलेबस भी ध्यान होना चाहिए कि 11th का सिलेबस क्या है। और आपको सबको ये बात पता है कि 11th का जो सिलेबस है आरबीएसई का वो चेंज हो चुका है। तो चेंज होकर कौन सा वाला सिलेबस आया है? एनसीईआरटी का सिलेबस आया है। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की बुक्स है वो नीट के लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है, उसी के साथ में वो सीबीएसई बुक्स जो सीबीएसई कोर्स है उसमें भी एनसीईआरटी चलती है और आरबीएसई में भी एनसीईआरटी चलती है। एनसीईआरटी पढ़ने से एक फायदा होता है कि एनसीईआरटी में मतलब सिलेबस है वो ज्यादा लेंथी नहीं होता, टॉपिक है वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट दिए होते हैं। अब शॉर्ट और स्वीट दिए हुए हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन है वो काफी टिपिकल पूछे जा सकते हैं। तो इसी टाइप से आप लोगों को जो थ्योरी पढ़नी होगी वो थ्योरी ऐसी नहीं कि मैम आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उससे आपका काम चल जाएगा। आपको थ्योरी है वो डीपली पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी को बहुत अच्छे से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक की लाइन से ही मिलते हैं। आप लोगों ने सुना भी है कि नीट के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी का सिलेबस है आज से 3 से 4 साल पहले भी एनसीईआरटी की बुकें चला करती थी, फिर 3 सालों में आरबीएसई की बुक को चेंज कर दिया। अब ये आरबीएसई की बुक से वापस जो एनसीईआरटी की बुक चेंज की है, तो 12th क्लास में तो आरबीएसई का ये 12th वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो कि उनका सिलेबस चेंज होगा। इनका सिलेबस इस साल चेंज नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर है वो चेंज होगा। तो इस साल आपको आरबीएसई की बुक पढ़नी है। लेकिन जो आरबीएसई 11th क्लास में उन लोगों का सिलेबस है वो चेंज हो गया। उन लोगों को कौन सा सिलेबस है? एनसीईआरटी का सिलेबस है। यहाँ हम बात करते हैं कि जो 11th क्लास है, 11th क्लास में टोटल 22 चैप्टर्स है। इन 22 चैप्टर्स को 5 जो यूनिट है उनमें डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो 5 यूनिट कौन सी है वो देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट जिसका वेटेज भी मैंने साथ में लिखा है, वेटेज का मीन्स हो गया कि जिससे नीट में जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे जो फर्स्ट यूनिट है वो कौन सी है? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जगत का वर्गीकरण। हम लोगों ने देखा, हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट्स है और एनिमल्स है उनको किस टाइप से डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ हम लोग डाइवर्सिटी देखेंगे। 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं कि डाइवर्सिटी किस टाइप से प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम है वो चेंज हुए थे। मैंने आगे हिंदी नहीं लिखी है तो हिंदी मीडियम वाले हैं जो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये आपका सिलेबस है, मैं जस्ट आपसे सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। तो मैंने आपको यूनिट के नाम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाए, आगे के मैं आपको समझाते हुए चलूंगी। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसका वेटेज रहेगा 14% नीट के एग्जाम में, ठीक है। और उसके साथ में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग वर्ल्ड रहेगा उसके बारे में डिस्कशन। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किस टाइप से किए गए थे बायोलॉजिकल। फिर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। हम मेजरली दो ही किंगडम को ज्यादा पढ़ते हैं, एक तो प्लांट किंगडम होता है, एक एनिमल किंगडम होता है। उसके साथ में आप लोग जो मोनेरा प्रोटिस्टा वगैरह पढ़ के आए हो तो ये आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे इस यूनिट में। उसके बाद सेकेंड यूनिट की बात करें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब प्लांट्स और एनिमल की स्ट्रक्चर किस टाइप से बनी है, उनकी जो सेल से जो टिश्यूज थे, मैंने कहा था बहुत सारे टिश्यूज पाए जाते हैं, तो उस टाइप की जो सारी की सारी संरचना है वो कहाँ हम पढ़ेंगे? या यूनिट सेकंड में, जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मैंने कहा था कि बहुत सारी है प्लांट्स की जो शाखाएं ब्रांचेस और डिवाइड होगी, तो मॉर्फोलॉजी कहा जाता है आकारिकी को। आकारिकी को किस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के, ठीक है। आकारिकी हो गया उसके बाहरी लक्षण। मॉर्फोलॉजी आपको याद ही करना है, यूनिट है जो कि जो बाहरी लक्षण है उस बाहरी लक्षण को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, और शरीर के अंदर की जो स्टडी है उसको कहा जाता है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स के हो गए। उसके साथ में हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में किस टाइप से कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, जो सारी की सारी ब्लड वगैरह की स्ट्रक्चर्स है, तो वो सारी की सारी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद में इसकी जो वेटेज रहेगा, इसका वेटेज रहेगा 5%, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट यहाँ पे सबसे इजी यूनिट में आती है, जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, कोशिका के कार्य और उसके फंक्शन क्या क्या रहेंगे। ये भी आप लोगों ने मतलब हर एक टॉपिक को आप लोगों ने टच किया हुआ है, ठीक है। हर एक टॉपिक को आप लोगों ने देखा हुआ है कि सेल कैसी होती है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेल में कौन से ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आपको अच्छे से ध्यान में कि सेल है वो क्या है, लाइफ की यूनिट है। उसी के साथ में आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह, जो डीएनए आरएनए है, इन सब की स्ट्रक्चर आपको देखनी होगी यहाँ पे। उसके बाद में सेल साइकिल और सेल डिवीजन, किस टाइप से एक सेल में डिवीजन होता है और ये किस टाइप का एक साइकिल क्रिएट करता है, तो वो आप यहाँ पे
थर्ड यूनिट में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो फोर्थ यूनिट है, तो फोर्थ यूनिट यहाँ पे है प्लांट फिजियोलॉजी की। तो प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की। मैंने आपसे कहा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों क्या है, लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। अब लिविंग है तो ये भी सांस लेते हैं, ये भी खाना खाते हैं, ये भी एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, हर एक चीज का, और ये भी पोषण लेते हैं, तो हर एक चीज की ये भी ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब जितने कार्य हम लोग लिविंग थिंग्स में देखेंगे, ये मैं चीजें आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी, यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें क्या प्लांट्स में करेंगे, तो प्लांट्स के शरीर में चलने वाली जो भी कार्य की रहेगी, शारीरिक की रहेगी, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, प्लांट के अंदर किस टाइप से ट्रांसपोर्टेशन पाया जाता है हर चीज का, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन, किस टाइप से मिनरल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता प्लांट को होती है। उसके साथ में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण किस टाइप से होता है। रेस्पिरेशन, श्वसन किस टाइप से होता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट किस टाइप से ग्रोथ करता है और वो विकसित होता है। तो ये सारी संरचनाएं हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज है वो 6% रहेगा, लेकिन जो फिफ्थ यूनिट है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है 20%, क्योंकि डॉक्टर बनते हैं, ये सारी चीजें हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्टर जब बनेंगे तो उनको ये सब चीजें ध्यान होगी कि क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ में जो एनिमल फिजियोलॉजी होती है वो भी चलती रहती है, क्योंकि एक्सेप्शंस वगैरह हम लोग देखते रहते हैं साथ में। तो फिफ्थ यूनिट जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इनकी हिंदी भी बता देती हूँ मैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जो हमारा परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो गमन और गति है, न्यूरल कंट्रोल, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसमें पढ़ेंगे, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, जो हमारे बॉडी में चलने वाले हार्मोनल है, हार्मोनल चेंजेस वगैरह, तो उनके बारे में जो स्टडी है वो हम लोग इस यूनिट में करने वाले हैं। तो हमारी बॉडी में जो मैंने आपसे बताया कि 11 टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं, उन सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, वो इस यूनिट में करेंगे। यहाँ एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो फोर्थ यूनिट है और फिफ्थ यूनिट है, ये दोनों यूनिट है, ये हमारे 12th आरबीएससी और 11th एनसीईआरटी, इन दोनों का मिक्सअप है, इन दोनों की मैचिंग करती हुई यूनिट है, तो मैच करते हुए यूनिट है। तो जो 12th के टॉपिक्स, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं 11th के लेक्चर्स है वो 12th वाले से अलग नहीं बनाने वाली, क्योंकि देखो डाइजेशन, हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो डाइजेशन में स्टमक की स्ट्रक्चर वैसी रहनी है, लीवर की स्ट्रक्चर वैसी रहनी है। हम लोग लंग्स के थ्रू जो भी रेस्पिरेशन करेंगे, तो रेस्पिरेशन की स्ट्रक्चर चेंज तो होने वाली नहीं है। तो जिन भी बच्चों की डाउट ये हो रहे हैं ना कि मैम बुक वाइज नहीं पढ़ा रही, मैम बुक से थोड़ा अलग होता है, मैम एनसीईआरटी बुक में तो सिर्फ इतना सा दे रखा है, आप बहुत लेंदी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को नीट के लेवल से पढ़ना होगा। एनसीईआरटी आपको सिर्फ रिवीजन करना है, हर एक लाइन को अच्छे से याद करना है जिस लाइन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप लोग ये सारे के सारे सिलेबस ध्यान से सुन लीजिएगा कि जिन बच्चों को अपना 11th का सिलेबस फास्टली करना है, तो उनके लिए ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं वो मैं 12th के साथ करवा चुकी हूँ। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी इन सब वीडियोस के, जिससे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ये यूनिट भी। और जो आपको मंडे से स्टार्ट, मतलब कल से जो स्टार्ट करने वाली हूँ, वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मैं आपको साथ में स्टार्ट कर दूंगी, जिसको लेंदी तरीके से नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, तो मेरे साथ सेल बायोलॉजी से पढ़ सकता है। और जिसको थोड़ा सा फास्टली पढ़ना है, तो वो ये यूनिट और ये यूनिट साथ में कर सकते हैं। ये यूनिट में मैं 12th वाले वीडियोस के साथ में ही आपको करवाऊंगी। तो इस टाइप से आप लोग इस सिलेबस को एक बार देख लीजिए अच्छे से। और ये सिलेबस है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि नीट में 90 क्वेश्चन है वो बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और बायोलॉजी को मैं आप लोग को जैसे जैसे पढ़ाऊंगी, आप लोग जिस टाइप से मेरे ये यूनिट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बायोलॉजी को सबसे ईजिएस्ट फॉर्म में पढ़ाती हूँ। बस कंफ्यूज क्या रह जाता है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें और मैं आपको डेली लेक्चर्स है वो प्रोवाइड करवा सकूं। और एक फुल डेडिकेशन के साथ में अपनी स्टडी है वो कीजिए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।